मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आशीष मोबिया जी। सर, आप अभी सिकल सेल के बारे में बता रहे थे। तो सिकल सेल एक काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कॉमन डिसीज़ है हमारे छत्तीसगढ़ में और अलग अलग राज्यों में भी है। तो सिकल सेल का बोन हेल्थ में क्या परिणाम पड़ता है, क्या असर पड़ता है, उसके बारे में बताइए सर। सिकलिंग की जो बीमारी है जी। छत्तीसगढ़ में कुछ कम्युनिटीज़ में काफ़ी कॉमन है। जी। ये एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी होती है जिसमें खून की जो कोशिकाएं जो है जी। उनका जो नॉर्मल जो आकार जो होता है अंडाकार या गोलाकार होता है, उसके बजाय वो हंसिए के आकार की हो जाती है। जी। हंसिए के आकार के होने के कारण खून की नलियों में उनका प्रवाह जो है नॉर्मली नहीं हो पाता। ओके। वो खून की नलियों को ब्लॉक कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। इसके कारण जॉइंट में जो खून का प्रवाह है कम हो जाता है और जो कूल्हे का जोड़ है या कंधे का जोड़ है, ये जोड़ खून का प्रॉपर प्रवाह ना होने के कारण डेड होने लगता है। जी। तो इसके कारण जोड़ की जो ऊपरी परत रहती है कार्टिलेज, वो ख़राब हो जाती है और सीवियर कंडीशन में जोड़ के हड्डी के ऊपर की परत और ऑपोजिट हड्डी के दूसरी तरफ दोनों के दोनों ख़राब हो जाते हैं। जी। तो ये बच्चों में होता है या बड़ों में या बुज़ुर्गों में, क्या ये नॉर्मल है हर एज में? सिकलिंग क्योंकि आनुवांशिक बीमारी है इसलिए ये बचपन से देखने को मिल जाती है। सिकलिंग जो है दो प्रकार का होता है। इसको एक को जो है सिंगल सिकलिंग बोलते हैं साधारण भाषा में, दूसरे को डबल सिकलिंग बोलते हैं। डबल सिकलिंग मतलब होमोजाइगस, सिंगल मतलब हेटेरोजाइगस। तो डबल सिकलिंग वालों का हीमोग्लोबिन कभी भी 10 से ऊपर नहीं जा पाता। उनमें हमेशा खून की कमी रहती है क्योंकि खून की कोशिकाओं का आकार नॉर्मल नहीं है, इसलिए उनका डिस्ट्रक्शन जल्दी होता है। और जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जो रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन आपको 10 से ऊपर मिल सकता है, लेकिन उनको भी बोन पेन की शिकायत रहती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला ये है कि फैमिली स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सेम परिवार में शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर माता पिता अगर दोनों को सिंगल सिकलिंग है तो बच्चों में डबल सिकलिंग होने का, सीवियर सिकलिंग होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जिसको बोलचाल की भाषा में हम ये भी कहते हैं कि सिकलिंग में कम सिकलिंग है, ज़्यादा सिकलिंग है। तो वही आप बता रहे हैं कि सिंगल सिकलिंग और हाँ जी। तो इस कंडीशन में आपको खून की जांच से पता चलेगा कि आपको सिकलिंग है कि नहीं और किस प्रकार का है। उस जांच को एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। और अगर बोन पे अगर आपका पेन अगर स्टार्ट हो गया है तो उस कंडीशन में फिर आपको एक्सरे या एमआरआई करा के उसका स्टेजेस जो है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इसको स्टार्टिंग कंडीशन में अगर शुरुआती स्टेजेस में अगर पकड़ ले तो छोटे ऑपरेशन के द्वारा इसको जोड़ को बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर जोड़ अगर पूरी तरह से अगर डिस्ट्रॉय हो गया है फिर हमारे पास जोड़ प्रत्यारोपण के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सर, एक और इशू है बोन टीबी। तो सर, बोन टीबी कैसे होता है और इसके लिए कैसे हम उपचार कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया ले सकते हैं फर्स्ट स्टेज में ही? टीबी की बीमारी जो है इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है। यूजुअली लोगों में धारणा ये होती है कि टीबी जो है सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये पूरी तरह से गलत है। टीबी जो है हड्डी में, आंत में, पेट में, पेशाब की नलियों में कहीं पर भी हो सकता है। बोन टीबी जो है, बोन टीबी भी रिलेटिवली फेफड़ों के टीबी के बाद जो है काफ़ी कॉमन है। बोन टीबी जो है डायरेक्टली नहीं होता है। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि आपके परिवार में किसी को टीबी रहा हो या आप टीबी के किसी मरीज के संपर्क में आए हों तो पहले टीबी के जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो फेफड़ों में पहुंचते हैं। फेफड़ों से वो खून की नली के द्वारा जब हड्डी में पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब हड्डी के अंदर में ग्रो करने लगते हैं तो उसको बोन टीबी कहा जाता है। यदि किसी को टीबी है, कोई टीबी से संक्रमित है और हम उसके साथ यदि बात कर रहे हैं या उसके साथ है हम, तो उसके द्वारा श्वास लेते वक्त वो हमारे फेफड़ों में जा सकता है। हाँ, अगर आपको फेफड़ों का टीबी है किसी मरीज को और उसके घर वालों को, तो उस कंडीशन में जो है एक प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि डायरेक्ट उनके संपर्क में ना आए। क्योंकि श्वास के द्वारा जो है फेफड़ों टीबी के जो कीटाणु जो रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो एक मरीज से दूसरे नॉर्मल पर्सन में जा सकते हैं। लेकिन इसके कारण किसी प्रकार की छुआछूत की भावना नहीं आनी चाहिए हमारे मन में। और हड्डी का जो टीबी रहता है वो क्योंकि हड्डी में पहुंच चुका है, वो फेफड़ों को प्रभावित कर चुका है। हमेशा नहीं करता। कभी कभार ऐसा होता है कि फेफड़ों का टीबी ठीक होने के बाद कई सालों बाद जीवाणु फिर से सक्रिय होकर वो हड्डी तक पहुंच के हड्डी का टीबी कराता है।
तो अगर किसी मरीज को अगर हड्डी का टीबी है तो उस कंडीशन में आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके साथ में रहने के कारण जो है मुझे भी टीबी हो जाएगा। पर अगर किसी को अगर फेफड़ों का टीबी है तो उस कंडीशन में आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए और एक बार बोन के लिए भी टेस्ट करा लेना चाहिए। उस कंडीशन में अगर आपको हड्डी का टीबी हो गया तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, वजन कम होना, शाम के समय बुखार आना, हड्डियों में दर्द होना जी, सूजन होना जी, और हड्डी कमज़ोर होना, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाना, ये सब जो है टीबी के लक्षण होते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहली जांच आपको एक्सरे करवानी पड़ेगी। अगर एक्सरे में अगर टीबी के कोई लक्षण रहेंगे और बाकी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री रहेगी टीबी के मरीज के संपर्क में आने की, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपका एमआरआई करा के चेक कर सकता है। सर एक बात हमेशा होती है कि वुमेन प्रेगनेंसी के वक्त अगर कोई सिजेरियन के थ्रू डिलीवरी होती है किसी की तो उनको बोन इश्यूज़ रहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये बात सच है? ये पूरी तरह से सच नहीं है। प्रेगनेंसी में सभी प्रकार के विटामिन की डिफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को खुद के शरीर की भी पूर्ति करनी है, साथ में बच्चे को शरीर को भी पोषक तत्व प्रदान करने हैं। इस कारण गर्भवती महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैल्शियम और आयरन की डिफिशिएंसी, सभी विटामिन की डिफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवा के समय समय पे जो विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहिए जी, क्योंकि अगर विटामिन की अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो जन्म लिए बच्चे में भी कैल्शियम की कमी रहेगी और उसको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। और सर जैसा आपने बताया कि प्रेगनेंसी के वक्त हमें चेक करवाना चाहिए, प्रेगनेंसी के वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को कोई बोन रिलेटेड इशू नहीं है जब वो माँ के पेट के अंदर रहता है उस वक्त, तो उस वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए जिससे आगे जाके जब बच्चे की डिलीवरी हो तो उस समय प्रॉब्लम्स ना आए? सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडी का डाइट अच्छा होना चाहिए। उनको पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेयरी प्रोडक्ट जो रहते हैं, दूध, दही, पनीर, ये भी वो खा सकते हैं अगर वो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे आपने पहले मेंशन किया था। अगर उसकी कोई दिक्कत नहीं है तो खून की जांच से हमको पता चल सकता है कि उनको कैल्शियम, विटामिन डी की डिफिशिएंसी है या नहीं है। और सोनोग्राफी जो होता है बच्चे का, उसको एनोमली स्कैन एक तरह का सोनोग्राफी होता है। तो उसमें स्पेसिफिक वीक्स के अंदर में अगर एनोमली स्कैन अगर किया जाए तो अगर बच्चे को जो जन्मजात हड्डी की बीमारी या और किसी प्रकार की अंगों के डिफेक्ट की बीमारी है वो पकड़ में आ सकती है। प्रेगनेंसी के वक्त क्या हमें ऑर्थोपीडिशियन से सलाह लेनी चाहिए या उनको एक बार चेकअप करवाना चाहिए? उनसे चेकअप आपको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण जब शरीर में वेट गेन होता है वो रैपिड वेट गेन होता है। इस कारण बहुत से मरीजों को बैक पेन और नी पेन की शिकायत जो रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं जी, और डॉक्टर के कहे अनुसार जो है दवाइयाँ ले सकते हैं। ये तो मदर के लिए हो गया। बेबी के लिए भी क्या दिखाना चाहिए कि जब पोस्ट डिलीवरी जब होता है तो क्या उस वक्त भी चेक करवाना चाहिए? पोस्ट डिलीवरी अगर आपको लगता है कि बच्चा अगर सही तरीके से हाथ पैर नहीं चला रहा है जी, अगर आपको बच्चों के किसी जोड़ का अगर आकार आपको सही नहीं लग रहा, उसमें मूवमेंट सही नहीं लग रहा है, तो आपको बच्चे को ऑर्थोपेडिस्ट के पास लाके चेक करवाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों में CTV जो बीमारी जो होती है उसमें जो पैर के पंजे जो रहते हैं वो तिरछे पंजों के साथ बच्चे पैदा होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप सही समय पे अगर इलाज करवा लें तो आगे चल के जो है बच्चा जो है वो आफ्टर डिलीवरी से जो है वो बच जाएगा। या पोस्ट डिलीवरी के बारे में बता रहे कि पोस्ट डिलीवरी में हमें सब प्रिकॉशन जी। और सर अभी चूँकि हम बच्चों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बच्चों का आज के डेट में देखा जाए तो पहले के ज़माने में स्कूल बैग का उतना वज़न नहीं होता था। आज के डेट में स्कूल में यदि 7 या 8 पीरियड है तो उनको 7 या 8 पीरियड के बुक्स, कॉपीज सब ले जाना पड़ता है। तो क्या उस वजह से भी बच्चों में हम आने वाले समय में बैग की शिकायत देख सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि बच्चों का शरीर इतना परिपक्व नहीं है जो वो इतना वजन जो है सह सके जी। तो इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि स्कूल में जो है लॉकर प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों को जो है इतना भारी बोझ बस्ता जो है वो लेके जाने की रोज जो है ज़रूरत ना पड़े जी। तो ये सब प्रिकॉशन जो है स्कूल मैनेजमेंट को भी लेना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी लेना। एक सर हम बहुत कॉमन चीज़ देखते हैं, बोन क्रैकिंग। हम बोन क्रैक करते रहते हैं, हाथ फोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं हड्डी फोड़ना भी बोलते हैं। तो वो सही है या नहीं है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं उसको करने से हड्डी में गैप आ जाता है, तो इसके बारे में बताइए सर।
ये पूरी तरह से अवधारणा गलत है कि हड्डी फोड़ने के कारण किसी प्रकार की आपको बीमारी हो सकती है, हड्डी ज़्यादा घिस सकती है। होता यह है कि हड्डियों के जो जोड़ रहता है उसमें तरल पदार्थ होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड में प्राकृतिक तौर पे नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जब भी हम हाथ फोड़ते हैं तो ये नाइट्रोजन के बबल्स जो है तेज़ी से फूटते हैं। तो ये जो क्रैकिंग की जो आवाज़ आती है वो नाइट्रोजन बबल्स के फूटने के कारण आती है। तो इससे जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसको एक हद से अगर ज़्यादा करें तो कहीं कहीं पर लिखा है कुछ पब्लिकेशन में, रिसर्च में, कि इसके कारण जोड़ की जो मांसपेशियाँ जो रहती है वो ढीली हो सकती है, उसके कारण आपको समस्या आ सकती है। तो इसको कम से कम करें, ज़्यादा ना करें। कई बार ऐसा होता है कि इसको करने के बाद हमें थोड़ा फ्री महसूस होता है कि हमें लगता है कि कुछ प्रेशर रिलीज हुआ। तो जो आपने बोला कि जो बबल का प्रेशर बनता है वो एक प्रकार से रिलीज होता है। आपको बस इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, अदरवाइज इसको करने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग सर जोर जोर से गर्दन को मोड़ते, क्रैक करते, तो क्या वो सही है? वो भी सही नहीं है जी। और हम देखते हैं कि कई बार हम बार्बर शॉप जाते हैं तो नाई के पास जाते हैं तो उनकी आदत रहती है कि जब आपकी कटिंग वगैरह हो जाती है तो उसके बाद वो मोड़ते हैं, तो क्या वो सही है? क्या ये बहुत ही रिस्की तरीका है जी। इस नाई के पास जो है गर्दन फुड़वाने से आपको बचना चाहिए जी। क्योंकि हम हर ऑर्थोपेडिशियन अपने एकेडमिक लाइफ में कोई ना कोई ऐसा केस देख चुका होता है जिसमें इस कंडीशन के बाद मरीज को पैरालिसिस की समस्या स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर इसको सही तरीके से अगर ना किया जाए तो नस जो है दब सकती है। नस दबने के कारण गर्दन से पूरे नीचे की जो है मांसपेशियाँ जो आपकी शिथिल हो सकती है, या आपको दोनों हाथों का और दोनों पैरों का पैरालिसिस हो सकता है जी। तो इससे पैरालिसिस भी हो सकता है जी, डेफिनेटली। सर हम देखते हैं कि जो आजकल के युवा जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद जो जिम में इंजरीज हो जाती है समटाइम्स, वो हमें पता नहीं लग पाता कि वो बोन की है या लिगामेंट है या मसल है। तो उस समय क्या हमें ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना चाहिए या फिजियोथेरेपी को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं जी। दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता जी। हड्डियों के बीमारी में जितना रोल ऑर्थोपेडिशियन का है उतना ही रोल या कहीं उससे ज़्यादा रोल जो है फिजियोथेरेपिस्ट का भी है जी। पर प्राइमरी मैनेजमेंट जो है, आपको अगर चोट लगती है हड्डी रिलेटेड या मांसपेशी रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो सबसे पहले तो आपको ऑर्थोपेडिशियन को ही दिखाना चाहिए ताकि आपकी बीमारी का, आपके बोन या लिगामेंट के कंडीशन का एक डायग्नोसिस बन जाए, उसकी जो क्या बीमारी है वो आपको पता चल जाए। उसके अनुसार जो ऑर्थोपेडिशियन है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, वो दवाइयाँ चालू करके या स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बता के आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज सकते हैं। बाकी का इलाज वो कर सकते हैं। सर, चोट लगने के कितने दिन बाद, या सपोज किसी को फ्रैक्चर हुआ रहता है, हम फ्रैक्चर लगाते हैं, उसके बाद फ्रैक्चर जब डॉक्टर निकाल देते हैं तो उसके कितने दिन बाद हमें फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? फ्रैक्चर जब भी होता है तो चाहे आप ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं, प्लास्टर या इमोबिलाइजेशन जो होता है, किसी प्रकार का पट्टा देना, ये ऑर्थोपेडिक्स में कॉमन पार्ट है। तो आपको डॉक्टर के कहे अनुसार ही एक्सरसाइज चालू करना चाहिए। हर प्रकार के फ्रैक्चर में, हर प्रकार के हड्डी का में सभी प्रकार का जो टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो अलग अलग होता है जी। आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ऑपरेशन के कितने दिन के बाद मैं एक्सरसाइज चालू कर सकता हूँ। यूजुअली अगर डॉक्टर आपको प्लास्टर, किसी प्रकार का कच्चा प्लास्टर या पक्का प्लास्टर दे रहा है जी, तो जब भी हम ऑपरेशन के बाद वो प्लास्टर निकालते हैं, चाहे वो 2 हफ्ते में निकाले, 4 हफ्ते में निकाले या 1.5 महीने में निकाले, उसके बाद इमिडिएटली आपका एक निश्चित ड्यूरेशन में या निश्चित प्रकार का एक्सरसाइज चालू किया जाता है जी। और सर, एक बहुत आज के डेट में समस्या बढ़ चुकी है बोन कैंसर की। तो सर, बोन कैंसर कैसे होता है और किस स्टेज में हम इसको रोक सकते हैं और क्या इस पे उपचार है सर? बाकी कैंसर की तरह बोन कैंसर भी जो है उसका आनुवंशिक काउंटर पार्ट काफ़ी ज़्यादा है जी। बहुत प्रकार के कैंसर जो है उनका एसोसिएशन जो है पॉल्यूटेंट से भी होता है, प्रदूषण से होता है, किसी प्रकार के रसायन के संक्रमण से भी होता है। अगर आपको हड्डी में किसी प्रकार की एबनॉर्मल स्वेलिंग दिख रही है
नॉर्मल दवाइयों से आपका दर्द अगर ठीक नहीं हो रहा तो आपको ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करके जल्दी से जल्दी एक्सरे, सीटी या एमआरआई डॉक्टर के कहे अनुसार करवाना चाहिए। कि अगर इसको स्टार्टिंग कंडीशन में अगर हम पकड़ लें जी, तो छोटे ऑपरेशन के द्वारा हाथ या पैर को बचाया जा सकता है। ओके, अदरवाइज अगर ये एक हद से बढ़ जाए या किसी दूसरे प्रकार का अगर कैंसर में वो कन्वर्ट हो जाए, बेनाइन से मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, ओके, तो उसके बाद फिर कभी कभार जो है सीवियर स्टेजेस में अंगों को काटने की भी नौबत आ जाती है। सर क्या ये क्यूरेबल है अगर इनिशियल स्टेज में हमें पता लग जाता है तो? ये कौन से प्रकार का कैंसर है इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कैंसर जैसे अभी मैंने कहा 2 प्रकार के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन कैंसर शरीर में फैलता नहीं है, मैलिग्नेंट कैंसर दूसरे अंगों में या दूसरी हड्डियों में फैल सकता है। बेनाइन कैंसर जो है सिंपल ऑपरेशन के द्वारा, कई प्रकार के जो ऑपरेशन जो होते हैं उसके द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। हड्डी का जो गैप क्रिएट होगा उसमें आर्टिफिशियल जो है हड्डी या बोन सीमेंट या प्लेट लगा के उसको हम मजबूत कर सकते हैं। अगर लेकिन फैलने वाला कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो ऑपरेशन के साथ में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके सर, हम एक और चीज़ में बात करूँगा मैं कि आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल ऐसी होगी कि हमें 8-8 घंटा 6-6 घंटा चेयर पर बैठना पड़ता है, तो उस वजह से हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें बढ़ रही है सर? एक्सरसाइज की कमी के कारण जो है मांसपेशियाँ जो है हमारी मजबूत नहीं रह पाती जी। लंबे समय के सिटिंग के कारण जो है बैक पेन और नेक पेन की समस्या काफ़ी बढ़ गई है जी। उसके लिए आपको लगातार जो है एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए जी। आपको हर 40 मिनट में या आधे घंटे में एक ब्रेक लेना चाहिए। 5 से 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करना चाहिए जी। चहलकदमी करनी चाहिए जी। और कई प्रकार के कुशन्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको बैठते समय जो है पोस्चर जो है सही तरीके से बैठना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए जी। और बैक के लिए आप कुशन्स यूज़ कर सकते हैं जी। साथ में गर्दन की दर्द से बचाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी डेस्क की हाइट जो है ये सही होनी चाहिए। टेबल की हाइट जो है आपको लगातार जो है गर्दन झुका के किसी प्रकार का काम नहीं करना है, चाहे वो सिलाई का काम हो, है ना, या पढ़ाई का काम हो या लैपटॉप में काम करना हो या इवन मोबाइल देखना हो। तो आपको लंबे समय तक गर्दन नहीं झुका के रखना है जी। कोई भी किताब पढ़ते समय या मोबाइल यूज़ करते समय या लैपटॉप यूज़ करते समय जो उसकी जो हाइट है वो आंखों के सामने होनी चाहिए ताकि आपको गर्दन ज़्यादा दुखाना ना पड़े। आपकी गर्दन की हाइट ऐसी रहनी चाहिए, ना कि ऐसी रहनी चाहिए जी, तो। डेफिनेटली। और सर एक जो नेक हंच जिसको हम बोलते हैं वो आजकल हो रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय है सर? उसका कारण है बेड पोस्चर। ओके। पोस्चर अगर आपका सही नहीं है तो आपका स्पाइन की अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो गई है, तो उसके लिए आपको ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करके उनके कहे अनुसार जो एक्सरसाइज है वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सर आजकल एक नेक वेस्ट आता है जिसको पहनते हैं कि जिसके वजह से वो सही रहती है पोजीशन उस पर्टिकुलर नेक पोर्शन की, तो क्या वो सही है यूज़ करना? हर कंडीशन में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि आपका स्पाइन का अलाइनमेंट क्यों ख़राब हुआ है ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। अगर आप इन इक्विपमेंट को अगर यूज़ करते हैं बिना बीमारी के बारे में जाने बिना, तो आप 100% आप बोल नहीं सकते कि आपकी समस्या सही होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या जन्मजात स्पाइन की तिरछा होने की बीमारी है जिसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के कहे अनुसार डॉक्टर जो आपको स्पेसिफिक ऑर्थो से देता है वो आपको पहनना पड़ेगा। सर हम लोग देखते हैं कई बार कि लोग नी पेन होता है या एंकल पेन होता है तो तरह तरह के नी पैड पहन लेते हैं, एंकल पैड पहन लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उसको ज़्यादा पहनने से बोन की शेप में फ़र्क पड़ जाता है या पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? ये एंकल पैड या नी पैड पहनने से बोन शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कभी भी आपको डॉक्टर के कहे बिना स्टार्ट नहीं करना चाहिए पहनना। जैसा कि बैक पेन के लिए बहुत सारे लोग जो है एलएस बेल्ट, लंबोसैक्रल बेल्ट यूज़ करते हैं जी। तो अगर आपको इसकी अगर आदत ज़्यादा लग जाए, अगर मांसपेशियों को अगर इसकी आदत लग जाए तो मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसको आपको दिन भर नहीं पहनना चाहिए जी। एक सर्टेन टाइम में पहनना चाहिए, डॉक्टर के कहे अनुसार ही पहनना चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा बोन की प्रॉब्लम होती है, तो ओल्ड एज के पहले हम क्या ऐसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जिससे ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना हो?
खून में आप कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करवा सकते हैं जी। एक जांच होती है बोन मिनरल डेंसिटी चेकअप, बीएमडी जिसको कहा जाता है जी। उसके द्वारा आपके हड्डियों की का जो कैल्शियम का घनत्व है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके बीएमडी सर्टेन गाइडलाइन के दायरे में अगर नहीं आता है जी। तो उस कंडीशन में आपको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, जी। या कई प्रकार के हार्मोनल ट्रीटमेंट भी आ गए हैं, इंजेक्शन आ गए हैं, वो स्टार्ट करने पड़ सकते हैं। तो आपको ओल्ड एज में बीएमडी जांच जो है वो करवानी ही चाहिए। और बहुत बार हम देख रहे हैं आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज वगैरह करवाई जा रही है, तो क्या ये आज के डेट में करना अनिवार्य हो गया है या क्या इससे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को शुरुआती स्टेज में पकड़ लें। जी। शुरुआती स्टेज में अगर पकड़ा जाए जी। तो परहेज जैसे ज़मीन में बैठना, पालथी मोड़ के बैठना, उकड़ू बैठना, अगर ये सब आप बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, वजन आपके शरीर का कम हो जाता है, तो उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन जो है वो कम होगा। जी। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई सारे स्टेजेस होते हैं। जी। सीवियर स्टेज में जाने के बाद अगर जोड़ पूरी तरह से खराब हो चुका है, जी। जोड़ तिरछा हो चुका है, जोड़ की झिल्ली जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जी। तब आप उसको दवाइयों के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। उस कंडीशन में अंतिम उपाय जोड़ प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट ही बचता है। ओके। तो इसको आप जैसा बताया बोन डेंसिटी टेस्ट कराने से हो जाता है, तो क्या इसके लिए भी वही है कि आप इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा। जी। एक्सरे में डॉक्टर निर्धारित करेगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टेज क्या है, आपको कैल्शियम की कमी है कि नहीं शरीर में, या और कोई किसी प्रकार की जैसे सिकल सेल आर्थ्रोपैथी तो नहीं है, इसके कारण आपको आर्थराइटिस की समस्या तो नहीं है। उसके अनुसार और कौन से स्टेज का आपका आर्थराइटिस है, मरीज की उम्र क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अनुसार आपको जोड़ प्रत्यारोपण की सलाह दे सकता है। या शुरुआती स्टेज में हम इसको फिजियोथेरेपी के द्वारा, दवाइयों के द्वारा या कई प्रकार के इंजेक्शन के द्वारा दर्द को कम करके कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसा आपने बताया कि पालथी ना मारे, तो पालथी मारना वर्जित है कि जब थोड़ा सा ठीक होने के बाद हम पालथी मार सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम मरीज को मना करते हैं कि पालथी मोड़ के बैठना या उकड़ू बैठना ये वो अवॉइड करें। जी। कारण ये रहता है कि अगर आप एक निश्चित ऊंचाई से कम के चेयर में अगर बैठेंगे, अगर आप ज़मीन में बैठते हैं तो उठते समय आपके जोड़ पे दबाव जो है वो ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। जी। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए, हड्डी को कम घिसना का जो स्पीड है उसको कम करने के लिए ये सब सलाह दी जाती है। बहुत सारी आजकल की जो नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है, कई प्रकार के एडवांसमेंट आ चुके हैं, अच्छे इम्प्लांट आ चुके हैं, जिसमें मरीज जो है इवन जो है पालथी ऑपरेशन के बाद जो है पालथी मोड़ के या उकड़ू भी बैठ सकता है। जी। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी है हीमोफीलिया की, तो उसमें भी हमने बहुत बार पाया है कि पेशेंट्स के बोन वगैरह में टेढ़ापन हो जाता है या चलते वक्त थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं, तो वो कैसे हम क्योर कर सकते हैं? हीमोफीलिया अगर अंतिम स्टेजेस में अगर पहुंच जाए तो वो जॉइंट को ख़राब कर देता है। इस कंडीशन में जो है जोड़ खराब होने के कारण मरीज के पैर जो है सीधे नहीं रह पाते, हाथ जो है सीधे नहीं रह पाते, जोड़ तिरछे हो जाते हैं। इसके लिए आपको खून की जांच करवानी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि आपको किस प्रकार का हीमोफीलिया है। क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारी है, इसलिए इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ प्रकार की हीमोफीलिया को पूरी तरह से ठीक करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शन है। अदरवाइज़ आपको समय समय पे खून की जांच करवा के, ब्लड चढ़ा के, कुछ दवाइयाँ लेके आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये एक हद से अगर बढ़ जाए तो फिर ये जोड़ को प्रभावित करना चालू कर देगा। अर्लियर स्टेज में अगर किसी को हीमोफीलिया है तो क्या उसे ऑर्थोपेडिक के पास आना चाहिए या कहीं किसी और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? अगर आपको हीमोफीलिया है तो आपको सबसे पहले आपको फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए या हीमेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके साथ में अगर आपको हड्डियों में अगर दर्द चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि आपके हड्डी को लास्ट स्टेज तक डैमेज होने से बचाया जा सके। जी। डॉक्टर साहब, अब तक हमने बातें की रोग के बारे में, उनसे कैसे बचा जाए। अब हम बात ये करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है या जो लोग MBBS कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं,
उनको आप कुछ गाइडेंस दीजिए कि आप जिस फील्ड में, जैसे आप एक ऑर्थोपेडिशियन हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस है आते हैं लाइफ में, प्लस आपके स्ट्रगल के बारे में बताइए कि आपको जब आप तैयारियां कर रहे थे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो आपकी जर्नी कैसी रही? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे पास पहले के टाइम पे ऑप्शन से ज़्यादा नहीं होते थे। पहले के टाइम पे सीट्स कम थी एमबीबीएस में। मैंने जब एमबीबीएस किया तो उस समय पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 300 सीट्स थी। ऑल इंडिया में भी आज के मुकाबले में आधी सीट से ही थी। तो ऑप्शन बस यही होता था कि आप बस पढ़ाई करें, या तो आपके पेरेंट्स के पास पैसे होने चाहिए ताकि जो है आप प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ सके, एडमिशन ले सके, या तो आप पढ़ाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट के थ्रू एंटर कर सके। तो भावी पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेडिकल प्रोफेशन की ग्लोरी पे मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप बहुत पैसे कमाएंगे। अगर आपको मरीज को ठीक करने की आपको ललक है तभी आपको इस फील्ड में आना चाहिए। हमारे फील्ड में जो है आपको सेक्रीफाइस काफ़ी करना पड़ेगा। आपको खुद के लिए भी टाइम कम मिलता है, फैमिली के लिए भी टाइम कम मिलता है। आपको पढ़ाई जो है जीवन भर करनी पड़ती है। इवन जो है अभी मैं ऑर्थोपेडिशियन बन चुका हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका हूँ, तब भी मैं डेली बेसिस में कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इसीलिए अगर आप पूरे जीवन में अगर पढ़ने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, तभी आपको मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत पैसे कमाएंगे, तभी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, एक ऑर्थोपेडिशियन को दिन भर में 24 आवर्स में कितने घंटे अपने काम पर ध्यान देना पड़ता है सर आपके हिसाब से? जैसे आपने बताया कि मैं आज भी रीड करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो सब कुछ मिला के प्रैक्टिस के साथ साथ कितना टाइम आप देते हैं? ऑर्थोपेडिशियन जो है एक ट्रॉमा सर्जन होता है जी। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है किसी भी समय आ सकता है, बिल्कुल, तो इसलिए हमें 24 आवर जो है अलर्ट रहना पड़ता है जी। हड्डियों की दूसरी तरह की बीमारियां जो है हम डेली बेसिस पे ओपीडी में तो देखते ही हैं, लेकिन ट्रॉमा जो केसेस जो होते हैं वो दिन के किसी भी समय जो है आ सकते हैं, रात के किसी भी प्रहर में आ सकते हैं। तो इसलिए हमें 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है और दिन में हम 24 आवर जो इन्वॉल्व रहते ही हैं। जैसा आपने सर अभी बताया ट्रॉमा के बारे में, एक्सीडेंट होता है, तो सर हमने देखा है कई बार बाइकर्स जो रहते हैं उन्होंने अगर हेलमेट पहना है और उनका एक्सीडेंट होता है तो ऐसा कहा जाता है कि हेलमेट जो है वो किसी डॉक्टर के द्वारा ही निकाला जाए। तो इस बारे में क्या सच है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक पेशेंट को यदि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने हेलमेट पहनी है, हॉस्पिटल लाने तक? इसका कारण ये है क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में ये अवधारणा है कि अगर चोट लगी है तो हमें सिर्फ दिमाग को बचाना है, बाकी अंगों के बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता है। बहुत बड़ा रीज़न ये है कि चोट लगने के बाद सीवियर कंडीशन होने का, स्पाइन में चोट लगना जी। अगर कोई पर्सन अगर हेलमेट पहना हुआ है और उसको रीढ़ की हड्डी में भी चोट लग चुकी है, चाहे गर्दन में हो या पीठ में हो या कमर पे हो, अगर रीढ़ की हड्डी में भी अगर फ्रैक्चर है, उस कंडीशन में अगर मरीज़ का ट्रांसपोर्टेशन अगर सही तरीके से अगर नहीं होता, अगर आप मरीज़ को ज़्यादा अगर हिला डुला रहे हैं तो वो जो जहाँ पे जो फ्रैक्चर हुआ है वो अनस्टेबल हो सकता है, नसों में दबाव जो है वो स्टार्ट हो सकता है और नस में दबाव के कारण पैरालिसिस की समस्या आ सकती है। इस कारण जो है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, जो एम्बुलेंस के जो स्टाफ होते हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं, उनको एक्सीडेंट साइट पे जो पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फॉरेन में ये यूजुअल गाइडलाइन है, बट इंडिया में यूजुअली लोगों को इसकी ट्रेनिंग कम मिलती है जी। और सर जैसा मैंने पूछा कि स्कल को लगता है तो चोट लगती है हेलमेट में, तो एक डॉक्टर के द्वारा ही हेलमेट निकाली जानी चाहिए, तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? तुरंत हेलमेट निकालना चाहिए या डॉक्टर के पास जाके हेलमेट को रिमूव करना चाहिए अगर स्कल इंजरी हुई है? तो अगर ट्रेंड प्रोफेशनल है एक्सीडेंट साइट पे तो वो प्रिकॉशन के साथ में हेलमेट को निकाल सकते हैं। हेलमेट निकालना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप चोट का पूरी तरह से अंदाज़ा लगा सकें। अगर आप कोई भी पार्ट को अगर एक्सपोज नहीं करेंगे तो अंदरूनी क्या चोट है वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हेलमेट निकालना तो ज़रूरी है, लेकिन उसको झटके से नहीं निकालना चाहिए। स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, गर्दन को हमको इमोबिलाइज करके रखना चाहिए ताकि जो है आपको आगे चल के जो है किसी प्रकार की पैरालिसिस की समस्या ना आ जाए। सर थैंक यू, आपने इंडियन न्यूज़ को टाइम दिया।
इंडियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक महोबिया। और भी हम आगे जानना ज़रूरी है, कार्यक्रम में अलग अलग हस्तियों से आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। चोट लगने के तुरंत बाद जो है शुरुआती 24 घंटे में ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो बर्फ़े की सिकाई से होता है। बाकी बहुत सारी हड्डी के चोटों का इलाज प्लास्टर से भी हो सकता है और ऑपरेशन से भी हो सकता है। जॉइंट पेन का जो शुरुआती जो लक्षण जो होता है वो कैल्शियम डिफिशिएंसी से ही स्टार्ट होता है।